आधुनिक हिंदी पद्य साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के विकास क्रम से संबंधित इस भाग में हम छायावादी काव्य के विकास की पृष्ठभूमि, उसकी काल सीमा, उसके नामकरण और स्वरूप के साथ साथ उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों एवं शिल्पगत विशेषताओं को जानने का प्रयास करेंगे। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जहां सांझ सी जीवन छाया, ढीले अपनी कोमल काया, नील नयन से ढुलकाती हो, ताराओं की पांत घनी रे, ताराओं की पांत घनी रे। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भाषा को विचारों का वाहक कहा जाता है? कवियों, लेखकों एवं साहित्यकारों ने भाषा की इस शक्ति को पहचाना और इसकी उपयोगिता को समझा और ऐसी कई रचनाएं की जो अपने आप में अनुपम ही नहीं, विश्व साहित्य की अमूल्य निधि बनी। हर दौर के लेखकों और कवियों की सामूहिक रूप से जो अलग प्रकार की शैली विकसित हुई, उसे कालांतर में साहित्य का इतिहास लिखने वालों ने अलग अलग नाम दिए। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी ही कक्षा में लेकर चलेंगे जहां हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण युग, जिसे छायावाद के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में चर्चा चल रही है। सुप्रभात विद्यार्थियों, बैठ जाइए। उफ, बाहर कितना शोर है, कितना ट्रैफिक है। मैं थोड़ा विलंब से आने के लिए क्षमा चाहती हूँ। भले ही हम विकास की अंधी दौड़ में कितना ही आगे बढ़ जाएं, किंतु हमें इसमें वो शांति और सुख प्राप्त नहीं होता जो किसी दूर निर्जन शांत पहाड़ अथवा समुद्र के सानिध्य में प्राप्त होता है। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि इस भीड़ भाड़ वाले शहर को छोड़कर सुरम्य प्रकृति की गोद में एक कुटी बनाकर वहीं लिखने पढ़ने का कार्य करूँ। क्यों, आपका क्या विचार है? मैडम, विचार तो नेक है, पर हम विद्यार्थियों पर भी थोड़ी दया कीजिए। अगर आप चली जाएंगी तो हमारा क्या होगा? अच्छा भाई, लो, नहीं जाती। आप लोगों का आदेश सर आंखों पर। किंतु प्रकृति के सौंदर्य के आगे मैं विवश हो जाती हूँ। प्रकृति में जो आनंद है वो यहाँ के भौतिक सुख साधनों से प्राप्त नहीं होता। अच्छा छोड़ो, मैं भी सिर्फ अपनी ही बात करने लगी। देखो बच्चों, आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ उसका प्रकृति से गहरा संबंध है। समझे कुछ? जी मैडम, आज हम छायावादी काव्य पर चर्चा करेंगे, पर चर्चा करने से पहले छायावादी युग कब से कब तक रहा, इसके बारे में बताएं। देखो, वैसे तो किसी साहित्यिक युग के सीमांकन के बारे में थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, फिर भी सामान्यतः सन 1918 से 1938 तक का समय छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। जी हाँ मैडम, मैंने कहीं पढ़ा था कि छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक पढ़ा है। छायावाद शब्द का प्रचलन सन 1920 के लगभग हो गया था। जबलपुर से प्रकाशित होने वाली श्री शारदा नामक पत्रिका के सन 1920 के 4 अंकों में छायावाद संबंधी निबंध प्रकाशित हुए। मैम? हाँ, आप भी बताओ। मैडम, मैंने कहीं पढ़ा है कि छायावाद क्या है। दरअसल यह तो मुझे अंग्रेजी के मिस्टिसिज्म शब्द का हिंदी अनुवाद लगता है। बिल्कुल ठीक। इस संदर्भ में यहाँ प्रसिद्ध हिंदी विद्वान मुकुटधर पांडेय की उक्ति उल्लेखनीय है। अंग्रेजी या किसी पाश्चात्य साहित्य अथवा बंग साहित्य की वर्तमान स्थिति की कुछ भी जानकारी रखने वाले तो सुनते ही समझ जाएंगे कि यह शब्द मिस्टिसिज्म के लिए आया है। बहुत अच्छा, मुझे जानकर बेहद प्रसन्नता हो रही है कि आप लोग पाठ्य पुस्तकों के अलावा संदर्भ पुस्तकें पढ़ने में भी मन लगा रहे हैं एवं साहित्य के प्रति जिज्ञासु हैं। अच्छी बात है। देखो,
छायावाद को कवियों तथा समालोचकों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। सबसे पहले मैं छायावादी काव्य के प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद के विचार बताती हूँ। कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना अथवा देश विदेश के बाह्य वर्णन से भिन्न जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। मैडम, कविवर जयशंकर प्रसाद के अतिरिक्त इस क्षेत्र में और कोई उल्लेखनीय नाम? देखिए, अन्य कवियों तथा समालोचकों में महादेवी वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र तथा डॉक्टर रामविलास शर्मा आदि के नाम प्रमुख हैं। मैडम, छायावाद के बारे में विद्वानों ने भला क्या कुछ कहा है? धन्यवाद, तुमने विषय को थोड़ा आसान बना दिया। आप लोगों ने प्रारंभ में ही देखा कि मुकुटधर पांडेय ने छायावाद को मिस्टिसिज्म अर्थात रहस्यवाद से जोड़ दिया। कालांतर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी ने भी इसी स्वर में अपना स्वर मिलाया। आचार्य शुक्ल का मानना था कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। बाबू गुलाब राय, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी भी इसका संबंध रहस्यवाद से ही जोड़ते हैं। मैडम, डॉक्टर नगेंद्र ने इस संबंध में क्या कहा है? मैं किसी पत्रिका में पढ़ रही थी, लेकिन वह स्पष्ट नहीं था। कुछ स्थूल, सूक्ष्म। लगता है तुम लोग इस बारे में काफी पढ़कर आए हो। देखिए, डॉक्टर नगेंद्र एक ओर छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह मानते हैं, तो दूसरी ओर जीवन के प्रति एक भावात्मक दृष्टिकोण, जिसकी अभिव्यक्ति प्रायः प्रकृति के प्रतीकों द्वारा हुई। ये विद्रोह भाव एवं शैली दोनों ही स्तरों पर देखा जाता है। तो इस प्रकार आपने छायावाद के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मतों को जाना। यद्यपि विद्वानों के बीच छायावाद को लेकर काफी मतांतर रहे, किंतु छायावाद की कुछ ऐसी सर्वमान्य विशेषताएं हैं जिन्हें सभी कवियों एवं आलोचकों ने स्वीकार किया। मैडम, क्षमा चाहता हूँ, मेरी एक जिज्ञासा है। जब द्विवेदी युग में इतनी अच्छी कविताएं हो रही थीं, फिर क्या कारण था कि छायावादी कवियों को नए थीम और नए स्टाइल की आवश्यकता पड़ी? बहुत अच्छा प्रश्न है तुम्हारा। वास्तव में द्विवेदी युग में जो कविताएं लिखी जा रही थीं, वो नैतिक बुद्धिवाद और इतिवृत्तात्मक शैली से परिपूर्ण थीं। लोगों में इस प्रकार की कविताएं लिखने, सुनने एवं पढ़ने के प्रति उत्साह नहीं बचा। वस्तुतः वो युग अनेक कारणों से नवीन चेतना एवं क्रांति का युग था। द्विवेदी जी के कठोर अनुशासन और नैतिकता के आग्रह के प्रति युवा मन में विद्रोह उत्पन्न हुआ। प्रेम, श्रृंगार, व्यक्तिगत राग विराग की अभिव्यक्ति हेतु उनका मन आकुल हो उठा। उसी समय गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि को विश्वव्यापी मान्यता मिली। हिंदी के कवि भी गीतांजलि से प्रभावित होकर लाक्षणिक शैली में प्रेम, प्रकृति, श्रृंगार, स्वातंत्र्य आदि विषयों पर काव्य रचना में प्रवृत्त हुए। इस तरह से बौद्धिकता, इतिवृत्तात्मकता आदि से निराश होकर इस युग के कवियों ने नई वर्ण वस्तु और नई शैली का आश्रय लिया। अभी अभी आपने इतिवृत्तात्मकता का जिक्र किया, इससे क्या मतलब है? तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। इतिवृत्तात्मकता से तात्पर्य है किसी वस्तु अथवा घटना का स्थूल यथातथ्य वर्णन। दूसरे शब्दों में जो नितांत वर्णनात्मक अथवा गणनात्मक हो, वो इतिवृत्तात्मक वर्णन है। मैडम, मेरा भी एक प्रश्न है। सुना है कि उस समय छायावादी कवियों को काफ़ी आलोचना का शिकार होना पड़ा। तुमने ठीक ही सुना है।
वस्तुतः जब भी कोई नई विचारधारा आती है तो उसे आलोचनाओं के दौर से गुजरना पड़ता है। प्रारंभ में छायावादी काव्य को अस्पष्टता, छायात्मकता, रहस्यात्मकता, दुरूहता आदि आरोपों का सामना करना पड़ा। छायावाद की भावभूमि अपने प्रारंभिक चरण में इतनी धुंधली थी कि रूढ़िवाद एवं परंपरागत संस्कारों के कारण उसकी निरंतर उपेक्षा की गई, उसका तरह तरह से परिहास किया गया। इसे पाश्चात्य कविता का अनुकरण माना गया। परंतु धीरे धीरे यही छायावाद अपनी सरसता, नूतनता एवं लाक्षणिक सौंदर्य के कारण विभिन्न आरोपों प्रत्यारोपों से ऊपर उठकर हिंदी साहित्य जगत में प्रतिष्ठित हो गया। मैडम, आप छायावादी काव्य की प्रवृत्तियों के बारे में बताने वाली थीं। थोड़ा रुको भाई, मैं इसी बिंदु पर आ रही हूं। लेकिन इससे पहले छायावादी युग की पृष्ठभूमि पर विचार कर लेना अपेक्षित होगा। देखिए, व्यापक दृष्टि से देखने पर ज्ञात होता है कि छायावाद युग भारत के लिए अस्मिता की खोज का युग है। सदियों की दासता के कारण भारतीय जनता आत्मकेंद्रित होती हुई रूढ़िग्रस्त हो गई थी। पाश्चात्य साम्राज्यवादियों के आगमन ने देश में एक विराट तूफान खड़ा कर दिया था, जिसके कारण सुप्त देश की आत्मा पूरी शक्ति और उद्वेलन के साथ जाग उठी। पाश्चात्य शिक्षा ने देश के बुद्धिजीवियों के समक्ष एक नए क्षितिज का उद्घाटन किया। राजनीतिक दासता के साथ साथ सांस्कृतिक आक्रमण ने भी यहाँ के चिंतकों को और अधिक आंदोलित कर दिया था। इसका परिणाम हुआ भारतीय पुनर्जागरण का व्यापक आंदोलन, जिसके जन्मदाता थे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी सभी इसी विराट आंदोलन के नेता बने। इन महापुरुषों ने देश की प्राचीन परंपरा से मूल्यवान तत्वों को खोजकर उन्हें नए जीवन के अनुरूप ढालने का प्रयास किया। इसलिए ज्ञात या अज्ञात भाव से छायावाद युग के अधिकतर कवि इन लोक पुरुषों के सिद्धांतों से भी प्रभावित हुए। गांधीवाद से प्रभावित कवियों की तो एक पूरी कतार ही उभर कर सामने आई। ये तो हुई युगीन पृष्ठभूमि की बात। और अब इसकी काव्य की प्रवृत्तियों पर विचार करते हैं। सुविधा की दृष्टि से छायावादी काव्य की काव्यगत प्रवृत्तियों को इन बिंदुओं के आलोक में समझा जा सकता है। इन्हें स्क्रीन पर देखिए। आत्माभिव्यक्ति अथवा वैयक्तिकता, सौंदर्य भावना, श्रृंगारिकता, रहस्य भावना की अभिव्यक्ति, मानवतावादी दृष्टिकोण, वेदना एवं करुणा की अभिव्यक्ति, प्रकृति पर चेतनता का आरोप, स्वच्छंदतावाद और देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता की भावना। इनकी शिल्पगत विशेषताएं हैं गीत शैली का प्रयोग, प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता, नवीन छंदों और अलंकारों का प्रयोग। मैडम, क्या इन पर संक्षेप में प्रकाश डालने की कृपा करेंगी? अरे भाई, थोड़ा धैर्य रखो। मैं अब इन्हीं पर क्रमशः प्रकाश डालने वाली हूँ। सबसे पहले हम आत्माभिव्यक्ति अथवा वैयक्तिकता पर विचार करते हैं। छायावादी कविता में कवियों ने अपनी अहम भावना का प्रकाशन किया। इनकी निजी अनुभूतियाँ, सुख दुख, आशा निराशा आदि कविता के रूप में अभिव्यक्त हुए। पहले जहाँ एक और रीतिकालीन कविता परिस्थितियों के वशीभूत होकर एक रूढ़ी में बंध गई थी और कवि का व्यक्तित्व कहीं दब सा गया था, वहीं दूसरी ओर द्विवेदी युग में कविता बहिर्मुखी ही रही। मर्यादा से बंधी होने तथा विषय प्रधानता के कारण वो इतिवृत्तात्मक हो गई। प्रतिक्रिया स्वरूप छायावादी कवि अंतर्मुखी होकर निजी सुख दुखमयी अनुभूतियों, कल्पनाओं, भावनाओं को अभिव्यक्त करने में झिझका नहीं। प्रसाद, पंत, निराला,
महादेवी आदि सभी कवियों ने निजी अनुभूति को अभिव्यक्ति प्रदान की, परंतु विशेष बात यह है कि कविता में व्यक्त उनकी अनुभूति अपनी न रहकर सबकी अनुभूति बन गई। प्रसाद जी की रचना आंसू में उनके व्यथित हृदय मात्र की वेदना ही छिपी नहीं है, अपितु उसमें समस्त प्राणियों की वेदना है। प्रसाद जी की ये पंक्तियां दृष्टव्य हैं। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। छायावादी कविता में सूक्ष्म सौंदर्य की प्रतिष्ठा बड़े व्यापक रूप में हुई। हमारा अगला बिंदु उसी से संबंधित है। छायावादी कविता में सर्वत्र नैसर्गिकता एवं सूक्ष्म पर्यवेक्षण दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती है। ये सौंदर्य वर्णन बाह्य न होकर अंतर्मन से उद्भूत है। कहीं कवि को मेघमय आसमान से उतर रही संध्या परी से जान पड़ती है, तो कहीं रजनी तारों रूपी गजरे बेचने वाली बालिका प्रतीत होती है, तो कहीं कवि को प्रकृति के कण कण में सौंदर्य बिखरा हुआ दिखाई देता है और वो इस अनुपम सौंदर्य से अभिभूत हो उठता है। छायावादी कवि न केवल प्रकृति सौंदर्य से अभिभूत है, बल्कि उसे मानव सौंदर्य भी उतना ही आकर्षित करता है। इन कवियों की दृष्टि नारी के बाह्य सौंदर्य की अपेक्षा आंतरिक सौंदर्य में अधिक रमी है, जो वासना के पंख में सनी नहीं है। उसमें निष्कलुषता है। कामायनी की श्रद्धा एवं आंसू की नायिका के सौंदर्य वर्णन में ये पावनता देखी जा सकती है। मैडम, क्या सौंदर्य और श्रृंगार एक दूसरे के पर्याय हैं? नहीं, ये दोनों एक दूसरे के पर्याय नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं। सौंदर्य की बात तो हो गई, अब इस काव्य के श्रृंगारिक पक्ष पर चर्चा करते हैं। रीतिकाल में जहाँ एक ओर श्रृंगार का उद्दाम वर्णन है, तो दूसरी ओर द्विवेदी काल में नैतिकता के आग्रह के कारण श्रृंगार को अश्लील कहकर एक प्रकार से काव्य से बहिष्कृत कर दिया गया। छायावादी कवियों ने श्रृंगार की इन दोनों अतिवादिताओं को त्याग कर इसको उदात्त रूप प्रदान किया। कामायनी के उद्धरण इसके साधिक प्रमाण हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। अथवा दो काठों के संधि बीच उस निभृत गुफा में अपने अग्नि शिखा बुझ गई, जागने पर जैसे सुख सपने। हाँ, तो इस विषय का अगला पड़ाव रहस्यवाद से संबंधित है, जो छायावादी काव्य का महत्वपूर्ण पक्ष है। इस धारा के कवियों ने जीवन जगत आदि को रहस्यमयी दृष्टि से देखा है। प्रकृति के कण कण में उस अज्ञात सत्ता के दर्शन किए हैं। इस अदृश्य शक्ति के प्रति छायावादी कवियों का आकर्षण एवं जिज्ञासा का भाव रहा है। पंत प्रकृति की इस अलौकिक शक्ति का आभास पाकर कह उठते हैं, विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं, जब स्वप्न अजान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। मैडम, आप छायावादी काव्य की मानवतावादी प्रवृत्ति पर भी तो चर्चा करने वाली थी। अरे भाई, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? अब हम इन कवियों के मानवतावादी दृष्टिकोण पर ही बात करने जा रहे हैं। इन कवियों ने मानव को माध्यम बनाकर अपनी समग्र अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। प्रसाद जी ने कामायनी में मानवता पर बल देकर उसके उत्थान की ओर संकेत किया है। हताश मनु को कर्मण्यता और सतत उन्नति की प्रेरणा श्रद्धा से मिलती है। वो मनु के हृदय से निराशात्मक व्यर्थता की भावना को समाप्त कर उन्हें कर्म पथ की दिशा में प्रेरित करती है। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल।
निराला के काव्य में शोषित वर्ग के प्रति गहरी संवेदना विधवा, इलाहाबाद के पथ पर, बादल राग आदि उनकी कविताओं में स्पष्ट दिखाई देती है। कृषक की दशा देखकर वे बादल राग में गा उठते हैं। तुझे बुलाता कृषक अधीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मांस ही है आधार। सुमित्रा नंदन पंत ने भी मानव तुम सबसे सुंदरतम कहकर मानव के महत्व को प्रतिष्ठित किया है। छायावादी काव्य में यही मानवतावादी दृष्टि नारी के प्रति पूज्य भाव के रूप में प्रकट होती है। तभी तो प्रसाद कहते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। खैर, आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। कल इससे आगे की चर्चा करेंगे। मैडम, कल तक की चर्चा में हमने मानवतावादी दृष्टिकोण की चर्चा की थी, आज उससे आगे की चर्चा करें। प्रिय छात्रों, मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ इन कवियों के काव्य में वेदना, करुणा, पीड़ा, निराशा की भी अभिव्यक्ति हुई है। इसके लिए राष्ट्रीय आंदोलनों की असफलता को भी एक कारण माना जा सकता है। इन कवियों ने वेदना एवं करुणा को कविता का मूल भाव भी माना है। महादेवी वर्मा कहती हैं, नभ पर दुख की छाया नीली, तारों की पलकें हैं गीली, रोते हैं मुझ पर मेघ, आह रुंधे फिरता है बातरी, प्राण रमा पतझार सजनी, अब नयन बसी बरसातरी। वाह मैडम, महादेवी जी ने क्या बात कही है, इसीलिए महादेवी मेरी प्रिय कवित्री हैं। सो तो है। महादेवी के काव्य में पीड़ा और वेदना की तीव्र अभिव्यक्ति होने से वे पीड़ा की कवयित्री बन गई हैं। इसीलिए उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। मैडम, आपने शुरू में कुछ छायावाद और प्रकृति के बारे में उल्लेख किया था। अच्छा, चलिए अब हम उसी प्रवृत्ति पर विचार करते हैं। वो प्रवृत्ति है प्रकृति पर चेतनता का आरोप। छायावादी कवियों ने प्रकृति का अनेक रूपों में चित्रण किया है। आलंबन के रूप में, उद्दीपन के रूप में, मानवीकरण के रूप में तथा पृष्ठभूमि के रूप में। इन कवियों ने प्रकृति पर चेतनता का आरोप करते हुए प्रकृति के ऐसे सजीव तथा चेतना संपृक्त चित्र अंकित किए हैं जो अपने आप में अनुपम ही नहीं, विश्व साहित्य की अमूल्य निधि भी हैं। सिंधु सेज पर धरा वधु, अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में, मान किए सी ऐठी सी। मैडम, प्रकृति सौंदर्य से संबंधित मुझे भी प्रसाद जी की काव्य पंक्तियाँ याद आ रही हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। मैडम, मुझे भी एक काव्यांश इसी संबंध में कहना है। यह काव्यांश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। दिवसा वसन का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परीसी धीरे धीरे। वाह भाई, बहुत खूब, बहुत सुंदर है ये कविता। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी चर्चा का अगला बिंदु है स्वच्छंदतावाद। इसके माध्यम से छायावाद ने एक नवीन चिंतन मनन प्रणाली को उद्घाटित किया, जिसे आधार बनाकर कवियों द्वारा ऐतिहासिक, पौराणिक और सामाजिक इतिवृत्तों को भी आधुनिक मानव जीवन से संबद्ध करके लिखा गया। बदलती परिस्थितियों में कवियों की कविता के विषय तथा तेवर बदलते गए हैं। इन कवियों को पुरानी परिपाटी पर चलना अभिप्रेत न रहा। इन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति को अपनाया। वर्ण विषय की दृष्टि से जनकल्याण और विश्व मंगल की भावना को प्रश्रय दिया। सौंदर्य, प्रेम, करुणा, मानवतावाद, नारी उत्थान, व्यक्ति स्वातंत्र्य आदि को कविता का विषय बनाया गया। भावाभिव्यक्ति हेतु शैली में भी परिवर्तन किया गया।
मैं की शैली अपनाई गई। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम इस काव्य धारा में देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता की भावना पर विचार करते हैं। यद्यपि छायावादी कविता आत्माभिव्यंजना परक रही, कल्पनालोक में विचरण करती रही, फिर भी कवि अपने युग की परिस्थितियों से असंपृक्त न रह सके। एक ओर विश्व युद्ध की त्रासदी, दूसरी ओर राष्ट्रीय आंदोलनों की असफलता, शासक वर्ग की कूटनीति, अत्याचारपूर्ण दमन नीति, इन सब ने कवि मन को आंदोलित किया और अतीत के गौरव के गुणगान के रूप में देशभक्ति का स्वर फूट पड़ा। प्रसाद जी के काव्य में ये अत्यंत भास्वर रूप में व्यक्त हुआ है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। प्रसाद स्वतंत्रता प्राप्ति की आकुल मनःस्थिति को व्यंजित करते हुए कहते हैं, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। माखनलाल चतुर्वेदी भी पुष्प के माध्यम से राष्ट्रहित हेतु सर्वस्व समर्पण की अभिलाषा इस प्रकार व्यक्त करते हैं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक। छायावादी युग में राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा। आपने अभी माखनलाल चतुर्वेदी का उल्लेख किया, क्या ये भी छायावादी कवियों के अंतर्गत आते हैं? वाह, तुमने तो चर्चा की नस ही पकड़ ली है। देखिए, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी जहां इस धारा के प्रमुख कवि हैं, वहीं इस काव्य के विकास में कुछ अन्य कवियों का भी योगदान रहा है। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो मुख्य रूप से इस युग की किसी अन्य धारा के अंतर्गत हैं, किंतु युग और प्रधान साहित्यिक धारा के प्रभाव से छायावादी पद्धति की ओर भी आकृष्ट हुए। इसी युग में कुछ ऐसे कवि भी हैं जिनकी संपूर्ण प्रतिभा छायावादी काव्य के प्रति ही समर्पित रही है, किंतु उनका काव्य परिमाण में अधिक नहीं है। इन्हें स्क्रीन पर देखिए। छायावादी लेकिन काव्य परिमाण की दृष्टि से अल्प प्रत्यय रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, मोहनलाल महतो वियोगी, आरसी प्रसाद सिंह, केदारनाथ मिश्र प्रभात। हाँ, तो यदि अब तक का विषय स्पष्ट हो गया हो तो आगे बढ़ा जाए। आप बताइए, हमारी चर्चा का अगला बिंदु क्या है? जी मैम, शिल्पगत विशेषताएं। भाई बहुत खूब, वाह, तुम तो बहुत जागरूक हो। तो अब हमारी चर्चा का अगला पड़ाव है छायावादी युग की शिल्पगत विशेषताएं। जब हम इन शिल्पगत प्रवृत्तियों पर विचार करते हैं तो सबसे पहले हमारे समक्ष जो प्रवृत्ति विशेष रूप से उभर कर आती है वो है गीति शैली का प्रयोग। छायावादी कवि प्रणय, यौवन और सौंदर्य के कवि हैं। अपने प्रतिपाद्य के अनुरूप ही इन्होंने गीति शैली को प्रधानता दी। इनका काव्य निजी सुख दुख की भावमयी अभिव्यक्ति होने से वैयक्तिक एवं आत्माभिव्यंजक है। इसके लिए गीति शैली ही उपयुक्त हो सकती है। गीति काव्य की सभी विशेषताएं संगीतात्मकता, संक्षेपण, आत्माभिव्यंजना, कोमलकांत पदावली आदि छायावादी कविता में अपने सहज रूप में मिलती हैं। अंग्रेजी तथा बांग्ला साहित्य के प्रभाव के कारण भाषा की व्यंजनात्मक शक्ति का विकास हुआ। उदाहरण स्वरूप स्क्रीन पर देखिए। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों। इसी क्रम में हमारा अगला चरण है चित्रात्मकता। चित्रात्मकता छायावादी कविता की एक मुख्य प्रवृत्ति रही है। इसी से कविता में बिंबग्राहिता आती है। पढ़ते समय पाठकों के सम्मुख एक चित्र सा खिंच जाता है।
अमूर्त विषयों को भी चित्रात्मक शैली में प्रस्तुत करना छायावादी कवियों की विशिष्टता है। प्रसाद और पंत तो इस कला में निष्णात हैं। प्रसाद जी की इन पंक्तियों में भाषा की चित्रोपमता देखी जा सकती है। शशि मुख पर घूंघट डाले, आंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूलि में कौतूहल से तुम आए। मैम, छायावादी कवियों की रचनाओं में प्रतीकों की प्रचुरता है। इन कवियों ने नए प्रतीक तो गढ़े ही, पर साथ ही प्राचीन प्रतीकों का बहुलकता से प्रयोग करने में भी ये ना हिचकिचाए। इन पर थोड़ी चर्चा तो होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। छायावादी कवियों ने प्राचीन प्रतीकों का आज के जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित किया। कुछ प्रतीक तो रूढ़ ही हो गए, जैसे फूल सुख के अर्थ में, शूल दुख के अर्थ में, संध्या उदासी के अर्थ में, पतझड़ और सूखी फुलवारी क्रमशः शुष्क और नीरस जीवन के अर्थ में प्रयुक्त होने लगे। परंपरागत प्रतीकों की दृष्टि से प्रसाद जी की रचना आंसू की ये पंक्तियां दृष्टव्य हैं। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। प्रिय छात्रों, इस काव्य की एक अन्य शिल्पगत महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है लाक्षणिकता। छायावादी कवियों की अभिव्यक्ति चूंकि अत्यंत सूक्ष्म होती थी, अतः इन्हें व्यक्त करना बहुत कठिन था। जहां एक ओर लाक्षणिकता के कारण कविता के सौंदर्य में निखार आया, वहीं दूसरी ओर वो सामान्य पाठक के लिए दुरूह, अस्पष्ट और क्लिष्ट होती चली गई। महादेवी, प्रसाद, निराला, पंत सभी कवियों ने इस लाक्षणिकता को बखूबी अपनाया। इन कवियों ने मूर्त में अमूर्त का विधान करके अपनी कला को नवीनता प्रदान की। उदाहरण के लिए ये पंक्तियां, तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंग स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याण, त्रिवेणी की लहरों का गान। हमारी आज की चर्चा का अंतिम बिंदु है नवीन छंदों एवं अलंकारों का प्रयोग। छायावादी कवियों ने परंपरागत मात्रिक और वार्णिक छंदों की परंपरा को तोड़कर मुक्त छंद में काव्य रचना करने की परंपरा प्रारंभ की। निराला की जूही की कली ऐसी ही मुक्त छंद की एक प्रारंभिक कविता है। परंपरागत अलंकारों के साथ साथ मानवीकरण, विशेषण, विपर्यय आदि नवीन अलंकारों को भी छायावादी काव्य में स्थान मिला। छायावादी कविता में नवीन उपमानों को ग्रहण किया गया। प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप कर जड़ एवं अचेतन प्रकृति के अत्यंत मनोहारी, सजीव एवं गत्यात्मक चित्र अंकित किए गए। छायावादी काव्य में छंद, लय, संगीत, पदयोजना, वर्ण विन्यास, बिंब विधान, लाक्षणिकता, ध्वन्यात्मकता आदि की संश्लिष्टता पहले की तुलना में एकदम नवीन, ताज़ा एवं पृथक है। इस प्रकार भाव एवं अभिव्यक्ति दोनों ही स्तरों पर छायावाद में एक नए युग का आरंभ हुआ। मैडम, कुछ प्रमुख कवियों एवं उनकी रचनाओं के नाम भी बता दें तो अत्यंत कृपा होगी। ठीक है, इसके बारे में यहाँ स्क्रीन पर देखते हैं। छायावादी कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं। प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद 1890 से 1937, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935। विभिन्न नाटकों यथा चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, विशाख के गीत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1897 से 1962, अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, सुमित्रा नंदन पंत 1900 से 1970, उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927,
पल्लव 1928, गुंजन 1932, महादेवी वर्मा 1907 से 1987, निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1932, सांध्य गीत 1936, यामा 1940। निहार, रश्मि, नीरजा तथा सांध्य गीत के समस्त गीतों का संकलन है। अन्य कवि राम कुमार वर्मा, रूपराशि, निशिथ, चित्ररेखा तथा आकाशगंगा। उदय शंकर भट्ट, राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप तथा अमृत और विष। मोहनलाल मेहतो वियोगी, निर्माल्य, एक तारा और कल्पना। आरसी प्रसाद सिंह, कलापी। केदारनाथ मिश्र प्रभात, चिरस्पर्श, सेतुबंध। जनार्दन प्रसाद झा द्विज, अनुभूति और अंतर्ध्वनि। तो बच्चों, आज हमने छायावादी युग की काव्य प्रवृत्तियों पर चर्चा की। आशा है आपको ये कक्षा रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। अरे 5 बज गए? भाई मुझे तो शाम को कहीं जाना भी है, तो अब आगे की चर्चा कल। ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह छायावादी काव्य छंद, लय, संगीत, पद योजना, वर्ण विन्यास, लाक्षणिकता, ध्वन्यात्मकता आदि की संश्लिष्टता में पहले की तुलना में एकदम नवीन एवं पृथक है। इस प्रकार भाव एवं अभिव्यक्ति दोनों ही स्तरों पर छायावाद ने एक नए युग का प्रारंभ किया। छायावादी कवियों की कई रचनाएं मुझे भी बहुत प्रिय हैं। चलते चलते कुछ पंक्तियों का आनंद लेते हैं। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही तब मैं मलय की बात रे मन। धन्यवाद, नमस्कार।